हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपी पॉइजनिंग के बारे में। ओपी पॉइजनिंग मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। जब हमने कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था तो कोलिनर्जिक एजेंट पढ़े थे। कोलिनर्जिक एजेंट दो तरह के पढ़े थे, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में भी दो टाइप के थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब ये जो इरिवर्सिबल थे इसके बारे में हमने कोई बात कही थी कि इसका कोई थेरापेटिक यूज़ नहीं होता। इसे सिर्फ ओपी पॉइजनिंग के इम्पोर्टेंस से पढ़ा जाता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज, मतलब कोलिनेस्टरेज एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। कैसे? इरिवर्सिबली। इसके अलावा मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स में। इसके जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पैराथायोन और मेलाथायोन। कौन कौन से? पैराथायोन और मेलाथायोन। इसके बाद इनका कोई थेरापेटिक एप्लीकेशन नहीं होता, इन्हें सिर्फ ओपी पॉइजनिंग की पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। ओपी पॉइजनिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है, इसका कोई थेरापेटिक एप्लीकेशन नहीं होता। अब ओपी पॉइजनिंग में जब ये कंपाउंड हमारी बॉडी में जाएंगे, पैराथायोन और मेलाथायोन, तो उनसे क्या क्या इफेक्ट होंगे? सबसे पहले मस्करिनिक इफेक्ट होंगे, जैसे स्वेटिंग, सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया। ये सब वो इफेक्ट हैं जो कोलिनर्जिक एजेंट की हाइपर एक्टिविटी से हो रहे थे। अगर कोलिनर्जिक सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिव हो जाए तो ये सारे इफेक्ट होंगे, जैसे स्वेटिंग, सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, मियोसिस और ब्रेडिकार्डिया। निकोटिनिक इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ट्विचिंग हो सकता है, फेसिकुलेशन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है। सेंट्रल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? हेडेक, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, कन्वल्जन, कोमा और डेथ भी इससे हो सकती है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ओपी पॉइजनिंग का डायग्नोसिस 3 स्टेप्स में करते हैं, 3 चीज़ों को मिला के करते हैं। 3 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसका? सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे कि किसी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से या इंसेक्टिसाइड वगैरह से कोई कॉन्टेक्ट में तो नहीं आया पेशेंट। इसके अलावा साइन और सिम्टम देखेंगे, जिसमें हमें ये सारे साइन और सिम्टम्स दिखेंगे। इसके अलावा कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी देखेंगे। अगर कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी इरिवर्सिबली ब्लॉक्ड है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि ओपी पॉइजनिंग हो। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हिस्ट्री प्लस साइन एंड सिम्टम्स प्लस कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले रिमूव कंटामिनेशन, मतलब जैसे कोई भी पर्सन है और हमें रिस्क है कि उसके कपड़ों से इंसेक्टिसाइड का कांटेक्ट हुआ होगा, ग्लव्स से इंसेक्टिसाइड का कांटेक्ट हुआ होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट से हुआ होगा, तो सबसे पहले उन सब चीज़ों को उस पेशेंट से दूर करना है, कंटामिनेशन कम करना है। इसके बाद गैस्ट्रिक लेवेज देना है, एयरवे मेंटेनेंस करना है और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। ये हो गया ट्रीटमेंट। इसके बाद स्पेसिफिक मेजर में हम क्या क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे और ऑक्साइम देंगे। अब एट्रोपिन और ऑक्साइम क्या होता है ये हम देखते हैं अगले पेज में। एट्रोपिन और ऑक्साइम क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास है एट्रोपिन, यहाँ पे हमारे पास है ऑक्साइम। अब एट्रोपिन क्या होता है? फर्स्ट ड्रग इन ओपी पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन क्या है? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, इसलिए हम सबसे पहले क्या देते हैं? एट्रोपिन। एट्रोपिन कैसे देंगे? 2 mg IV, 2 मिलीग्राम IV। अब ये क्या होता है? हर 5 से 10 मिनट में इसका डोज हमें डबल करना है। हर 5 से 10 मिनट में इसका डोज डबल करते रहेंगे जब तक सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिल जाता। और ये एट्रोपिन हमें कब तक देना है? 7 से 10 दिन तक देना है। हमें क्या क्या देना है? फर्स्ट ड्रग सबसे पहले एट्रोपिन देना है, 2 mg IV देना है। हर 5 से 10 मिनट में हम इसका डोज को क्या करते जाएंगे? डबल करते जाएंगे जब तक सिम्टोमेटिक रिलीफ ना हो जाए। और 7 से 10 दिन तक हमें एट्रोपिन देना है। ये एट्रोपिन क्या करता है? कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है मस्करिनिक इफेक्ट को। जो मस्करिनिक इफेक्ट थे इन्हें कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही ऑक्साइम देंगे। ऑक्साइम क्या होता है? एट्रोपिन जो है हमारे पास वो नॉट इफेक्टिव फॉर न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। एट्रोपिन मेनली मस्करिनिक पे तो काम कर रहा है, लेकिन न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस जो होगा उसमें एट्रोपिन इतना काम नहीं करता। तो हम क्या देते हैं? ऑक्साइम देते हैं। ये ऑक्साइम क्या करता है? कोलिनेस्टरेज का रीएक्टिवेटर होता है, मतलब जो इरिवर्सिबली कोलिनेस्टरेज को इनिबिट किया है उसे ये रीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? रीएक्टिवेट। अब ऑक्साइम कौन कौन से हमारे पास? प्रालिडोक्साइम और ओबिडोक्साइम। कौन कौन से? प्रालिडोक्साइम और ओबिडोक्साइम। अब ये जो कोलिनेस्टरेज का रीएक्टिवेशन है ये एजिंग से पहले हमें करना पड़ता है। क्यों? रिक्वायर्स बिफोर एजिंग। एजिंग से पहले करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एजिंग अगर एक बार हो जाए, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर अगर हम ऑक्साइम दे सकते हैं
तो वो इरिवर्सिबली जो ब्लॉक हुआ है कोलिन एस्टरेज वो वापस रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम के बाद हम देंगे तो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा रीएक्टिवेशन के प्रति। जो रीएक्टिवेशन है वो रेजिस्ट होगा ऑक्साइम देने के बाद भी, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं एजिंग। एक पॉइंट के बाद रीएक्टिवेशन पॉसिबल नहीं है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एजिंग। अगर उससे पहले, एजिंग होने से पहले अगर हमने ऑक्साइम दिया तो कोलिन एस्टरेज का रीएक्टिवेशन पॉसिबल है। और अगर ओपी पॉइजनिंग की टॉक्सिसिटी, जो ओपी टॉक्सिसिटी है वो डिले हो जाए तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। काई में कन्वर्ट हो जाती है? न्यूरोटॉक्सिसिटी में।